चलिए लिखो, मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी बोल सकते हो। ओके, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है अभी हम देखेंगे। मेन हेडिंग लिख लो, देखिए मैथमेटिकल या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, थर्मोडायनेमिक्स। चलिए हम देखते हैं। देखो भाई, इसको कैसे डराइव करना है। मान लो कोई सिस्टम है हमारा और उसकी इंटरनल एनर्जी इनिशियल स्टेट में U1 है ना। U1 इज द इंटरनल एनर्जी इन इनिशियल स्टेट। फिर ये सिस्टम में हम क्या करते हैं, लेट Q अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम ने एब्जॉर्ब कर ली, इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो ये सिस्टम इस स्टेट में पहुंच जाएगा भाई। U1 इसकी पहले से थी और उसके अंदर Q और ऐड हो गई। फिर हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि भाई इसके ऊपर वर्क और करवा देते हैं। लेट W इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, इसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, है ना। कितनी हो जाएगी, U1 प्लस Q और प्लस में W, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो प्लस W लेंगे, है ना। और ये एनर्जी किसके बराबर होगी हमारी, ये हमारी हो जाएगी इक्वल टू U2, मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी। तो मैं क्या बोलूंगा, U2 विल बी इक्वल टू U1 प्लस में Q प्लस W। हो गया। तो भाई U1 को इधर ले आइए जनाब, U2 माइनस U1 इक्वल टू Q प्लस W। ये स्टेट फंक्शन होता है, फाइनल स्टेट में वैल्यू, इनिशियल स्टेट में वैल्यू किसके बराबर होगी, डेल्टा U। हर किसी का डेल्टा नहीं निकाल सकते ऐसे, जिसका अगर ये स्टेट फंक्शन है ना तो ही डेल्टा निकलेगा, नहीं तो डेल्टा नहीं निकलेगा। क्योंकि स्टेट फंक्शन है तो उस स्टेट में और फाइनल स्टेट में, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों का डिफरेंस विल बी इक्वल टू डेल्टा U। डेल्टा U विल बी इक्वल टू Q प्लस W। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी जो उसकी बढ़ेगी ना, चेंज आएगा, वो ये होगा, इतनी इंटरनल एनर्जी उसकी चेंज होगी Q प्लस W के बराबर। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हो गया। अब यहाँ पे आपको एक ये हमें पता है कि W इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V के बराबर होता है, वेयर P इज द एक्सटर्नल प्रेशर। तो W की जगह पे मैं ये भी रख सकता हूँ, तो डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू Q माइनस में P डेल्टा V, इसके बराबर आ जाएगा। तो ये भी हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है, जहाँ पे हमने W की वैल्यू पुट अप कर दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन हो चुका है अपना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो भी हो गया, है ना। इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी, ओके, एंट्रोपी, एंट्रोपी हो गई। ठीक है, एंट्रोपी के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज करते हैं। एंट्रोपी, एंट्रोपी हमने क्यों लिखवाया होगा, इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस, है ना। फिर दूसरा हमने बोल्ड एग वाला एग्जांपल दिया होगा कि भी उसमें घटनी चाहिए थी लेकिन बढ़ती है, क्योंकि चेंज जम्बल्ड अप हो जाती है, एंट्रोपी बढ़ जाती है। मैं हाँ, एंट्रोपी चेंज किसके बराबर होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी। ये इक्वेशन आपने लिखी थी, नहीं लिखी है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल, यानी कि उस सिस्टम को हमने रिवर्सिबली हीट दी है, यानी कि बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हीट दी है, अचानक से नहीं दी है, थोड़ी थोड़ी हीट देंगे तो उस सिस्टम के पार्टिकल को, यानी कि वो जो पार्टिकल्स हैं उन सबको वो हीट एनर्जी पूरी की पूरी मिलेगी, है ना। और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इधर उधर जाएंगे और उसके अंदर क्या आएगा, चेंज इन एंट्रोपी आएगा। ओके, दूसरा ये एक्सप्रेशन आई कैसे, देखो, चेंज
जितना हम उसको हीट देंगे उतना ही ज्यादा चेंज आएगा, पहली बात तो ये। दूसरा, मान लो एक तो सिस्टम है बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, ठंडा है तो उसके अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट होगी पार्टिकल की, है ना, रेगुलरली अरेंज्ड होंगे, एकदम बिल्कुल कूल डाउन है, ये कूल डाउन है, कूल्ड डाउन एकदम अरेंजमेंट है। तो भाई एक बात बताओ, एक तो मैं इस सिस्टम के अंदर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दूं, मान लो डेल्टा टी कितना कर दूं, 10 डिग्री। ये यहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर क्या है, वेरी लो, तो यहाँ पे अरेंजमेंट इतनी थी, थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना ये मिस अरेंज हो जाएंगे, मिस अरेंजमेंट आ गई, अच्छी खासी मिस अरेंजमेंट आ जाएगी, ये ऐसा देखा गया। एक बार ये सिस्टम ऐसा हो कि टेम्परेचर दोनों पहले से ही हाई है, तो भाई यहाँ पे पहले से ही मिस अरेंजमेंट इतनी ज्यादा है ना, इसके अंदर डेल्टा टी मैं 10 डिग्री बढ़ा भी दूंगा इस टेम्परेचर पे, ये थोड़ा बहुत और मिस अरेंज होंगी, यानी कि डेल्टा एस जो चेंज इन एंट्रोपी जो आएगा ना, इसमें तो ज्यादा होगा, हाई डेल्टा एस हाई, और इसमें डेल्टा एस लो होगा, क्योंकि बिगड़े हुए को क्या बिगाड़ना, मिस अरेंज्ड को, और कितना मिस अरेंज करेंगे, है ना, उसके अंदर थोड़ा बहुत ही आएगा। और ये मिस अरेंजमेंट ज्यादा कहाँ थी, जब वो टेम्परेचर हाई था, है ना, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्हेन टेम्परेचर इज हाई डेल्टा एस इज लो। तो ये देखो इसीलिए यहाँ पे इस चीज को यूज किया गया, ये दो मतलब लो बनते हैं, दो ऑब्जर्वेशन थी ये, इन दोनों ऑब्जर्वेशन को इकट्ठा कर दिया गया, डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया के, और उसकी वैल्यू हो गई 1, ठीक है ना, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को 1 ले लिया गया, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी, इसकी यूनिट क्या हो गई, जूल पर केल्विन, चेंज इन एंट्रोपी की यूनिट क्या होगी, जूल पर केल्विन, ठीक है। अच्छा, फिर आपने देखा था, देखो भाई ये जो एंट्रोपी जो वर्ड है ना, एंट्रोपी एक्चुअल में देखिए, जो हमारा थोड़ा ध्यान से समझना है इस चीज को, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये जो आया था, इसने पूरी दुनिया को बताया कि भी टेम्परेचर नाम की कोई चीज होती है ना, व्हेन टू सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड सिस्टम, are in thermal equilibrium with a third system, then these two will also be in thermal equilibrium। फिर वो बोले थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि उनका टेम्परेचर सेम होगा, ठीक है ना, तो टेम्परेचर और थर्मल इक्विलिब्रियम इन चीजों से अवगत करवाया किसने, जीरोथ लॉ ने। फिर आया भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो ने क्या बताया, ये बताया कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम अनदर फॉर्म, यानी कि जो हमारी पूरी यूनिवर्स की जो एनर्जी है ना, दैट इज कांस्टेंट। जब जब वो ना तो हम बना सकते हैं ना वो कर सकते हैं, तो जितनी ऑलरेडी है वो उतनी रहेगी, है ना, पूरी यूनिवर्स अगर ये है तो पूरी यूनिवर्स की एनर्जी, है ना, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो फर्स्ट लॉ ने ये बताया कि एनर्जी नाम की कोई चीज होती है, एन ई, कैपिटल ई, ओके, दैट इज कांस्टेंट। फिर सेकंड लॉ जो आया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसने इंट्रोड्यूस करवाया एंट्रोपी से, ठीक है ना, यानी कि मेजर ऑफ रैंडमनेस। वो क्या कहता है कि भाई एंट्रोपी जो है ना, नेचुरल प्रोसेस जितनी भी होती है उन सब में एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, और वैसे भी यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है तो मिस अरेंजमेंट बढ़ती चली जाएगी। सो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो किसमें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हो गया। अच्छा जी, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए भाई थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। साइंटिस्टों के लिए ये प्रॉब्लम हो गया कि भाई डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 माइनस S1 होता है, ये तो बता दिया क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है, मतलब स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है ये, इनिशियल और फाइनल, ठीक है ना, ये एक स्टेट फंक्शन है। हालांकि ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, थर्मोडायनेमिक फंक्शन नहीं है, लेकिन स्टेट वाइज अगर देखें तो ये स्टेट फंक्शन है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। अब भाई फाइनल हो या इनिशियल हो, मैं एक सिस्टम की एब्सोल्यूट एंट्रोपी फाइंड आउट नहीं कर सकता, एब्सोल्यूट एंट्रोपी कांट बी फाउंड, उसको हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते भाई, एक सिस्टम है उसके अंदर पार्टिकल है ना,
उसके अंदर अरेंजमेंट है ना। तो वो जो मिस अरेंजमेंट जो है वो किसके रेस्पेक्ट में मेजर करें, किस यूनिट में मेजर करें डिसऑर्डरनेस को? हम इतना तो बता सकते हैं हाँ भाई पहले के कंपैरिजन में कम है या ज्यादा है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। और लकली हुआ ये पूरी थर्मोडायनेमिक्स में जरूरत भी नहीं। तो फिर क्या करें? लेकिन थर्ड लॉ ने क्या किया, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने एब्सोल्यूट एंट्रोपी को भी फाइंड आउट करने की कोशिश की। यस, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? वो ये कहता है कि भी देखो एंट्रोपी जो है ना टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं किसी, ये वो वाला टेम्परेचर नहीं है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर एंट्रोपी इंक्रीजेस, आप ये लिख लो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी सिस्टम का तो उसके अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, इधर उधर भागेंगे, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ती है। तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी जब मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा। और अगर मान लो मैं इसको डिक्रीज करता जाऊं और लास्ट वैल्यू है हमारी 0 केल्विन, तो ये S क्या होगा, S मिनिमम हो जाएगी, है ना, उससे कम नहीं होगी, उससे ज्यादा नीचे तो हम जा ही नहीं सकते। और भाई सॉलिड सब्सटेंस हो जाएंगे सारे के सारे 0 केल्विन पे। लेकिन अगर मान लो वो सब्सटेंस मेरा सॉलिड है, सॉलिड तो है ही, ऊपर से क्रिस्टलाइन है, उन्होंने दो कंडीशन रखी, एंट्रोपी ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस बिकम्स 0 एट 0 केल्विन। इस मिनिमम को इन्होंने क्या ले लिया, इक्वल टू 0। ये है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी ऑफ ए सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन इक्वल टू 0 एट 0 केल्विन। ठीक है, और फंडा क्या था उनका कि भी टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो एंट्रोपी डिक्रीज होती जाएगी, 0 केल्विन पे वो मिनिमम हो जाएगी, और मिनिमम को हम 0 के बराबर ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे कम तो हो नहीं सकती, है ना, उससे नीचे तो जाएगा नहीं। 0 केल्विन टेम्परेचर को ही आज तक कोई अटेन नहीं कर पाया, तो माइनस केल्विन तो पॉसिबल है ही नहीं। ओके, चलिए, तो भाई डेल्टा एस इज इक्वल टू, मान लो एक टेम्परेचर टी पे है सिस्टम एक बार, और एक बार इनिशियल में था वो 0 केल्विन पे, है ना। मैं टेम्परेचर टी केल्विन पे और 0 केल्विन पे देखना चाहता हूँ। ये लो सिस्टम इन इनिशियल स्टेट 0 केल्विन, और इसको मैं ले गया टी केल्विन पे, यानी कि फाइनल स्टेट में ये है एंट्रोपी, इनिशियल स्टेट में ये। तो एक बात बताओ, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, एस टी क्या आ जाएगा ना, इतने इतने पे, क्योंकि ये तो 0 हो गया। सो एंट्रोपी एट टेम्परेचर टी विल बी इक्वल टू दिस। और इसको तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, इसको मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे देखेंगे। ठीक है, इसको मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। इसको यहां तक नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करिए। ये कैसे आएगी, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। देखो डेल्टा एस इज इक्वल टू एस आ गया। डेल्टा एस किसके बराबर होता है भाई, अमाउंट ऑफ हीट गिवन रिवर्सिबली एट टेम्परेचर टी, यही होता है ना। अगर मैं रिवर्सिबली थोड़ी थोड़ी हीट दूंगा तो जो चेंज इन एंट्रोपी आएगा, है ना, मान लो इसकी वजह मैंने कुछ टेम्परेचर चेंज किया, उस टेम्परेचर की वजह से
उस टेम्परेचर की वजह से ये चेंज आया एंट्रोपी में। तो दिस विल बी वेरी स्मॉल चेंज, है ना। इफ इट इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ DQ रिवर्सिबल, बहुत ही थोड़ी सी मैंने हीट उसको दी, तो थोड़ा सा और हीट देंगे, है ना, और हीट देंगे भाई, तो थोड़ा सा और चेंज आएगा, DQ रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई T। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, मान लो प्रेशर कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर के अंडर में प्रोसेस होती है, तो ये जो DQ होता है ना, दिस इज आवर CP, DQ इज इक्वल टू CP के बराबर होता है ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो ये मेरा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर मैं 1 मोल क्वांटिटी लेके चल रहा हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं। अब मैं अगर मैं टोटल फाइंड आउट करना चाहूंगा तो इसका इंटीग्रेशन, ds का इंटीग्रेशन, इट विल बी इक्वल टू ST, कहां से कहां चले हम, 0 टू T केल्विन, 0 टू T केल्विन पे हम देख रहे हैं टोटल, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एंट्रोपी एट ये माइनस एंट्रोपी एट ये, और ये कितनी हो जाएगी, ST माइनस 0 यानी कि ST, ये तो ये आ गया। अब ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, डेल्टा S इज इक्वल टू ST माइनस S0 इक्वल टू ST इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू T, इस साइड में क्या इंटीग्रेशन था, ये DQ की जगह पे CP आ गया, CP बाई T, और वेरिएबल क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ साथ इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं भाई, इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं। डेल्टा S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा S या एंट्रोपी एट टेम्परेचर T, ST विल बी इक्वल टू 0 टू T CP बाई T इंटू DT। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, CP अगर कांस्टेंट रहती है तो CP को बाहर ले लो भाई, CP और इंटीग्रेशन 0 टू T 1 बाई T DT, 1 बाई T का क्या होगा, LNT, लोअर लिमिट अपर लिमिट, चलिए क्या आ जाएगा, CP LN, अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट माइनस में LN 0, ये किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा CP LNT, LN 0 क्या होता है, 0। ओके, सो S एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू CP LNT, ये होगा, इसको LN को 2.303 CP और मैं रख दूंगा log T, ठीक है, दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन 2.303 log T, ये आ गया मेरा एट टेम्परेचर T। ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, ऐसे हम फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि जब भी टेम्परेचर का वेरिएशन होगा ना, तब तो ये फॉर्मूला लगेगा CP बाई T, ये वाला इंटीग्रेशन, भाई जहां से जहां टेम्परेचर वेरी हो। हाँ, इसको करो करो, नोट डाउन करो, हो गया, ठीक है। चलिए अब देखो, अब एक मैं आपको बहुत ही बेहतरीन चीज बताता हूं। मान लो मेरा एक सब्सटेंस है, वो 0 केल्विन टेम्परेचर पे है, ठीक है, 0 केल्विन पे है तो ये सॉलिड होगा, है ना, ये 0 से लेके T केल्विन तक क्या है, सॉलिड है भाई, T केल्विन तक सॉलिड है, और फिर ये क्या है, T टेम्परेचर पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, तो ये टेम्परेचर क्या होगा, मेरा मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि 0 से लेके TM तक ये सॉलिड है, सॉलिड से फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, चलो मैं इसी डायरेक्शन में शो कर देता हूं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे जो एंट्रोपी ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान यहाँ पे ये TM कांस्टेंट होता है, यहां से यहाँ जो एंट्रोपी का चेंज है ना, वो तो ये है, देखो मैं अभी बता देता हूं, CP बाई T, यानी कि 0 से TM टेम्परेचर गया, CP बाई T और LN सॉरी DT, ठीक है, यहां से यहां तक तो ये चेंज हो गया। ये जो इक्विलिब्रियम में जो चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड अचानक जो चेंज हो रहा है, वो है आपका पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि जो हमारा डेल्टा एस का जो फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे जो चेंज आएगा इसके दौरान जो चेंज आया वो तो ये आ गया, इसके दौरान जो चेंज आएगा डेल्टा एस, हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, कितनी हीट लगती है इसके ट्रांसफॉर्मेशन में, डेल्टा H, सॉलिड से लिक्विड क्या होता है, फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना, TM, यही होता ना, ऊपर हीट जितनी देनी पड़ी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ये फॉर्मूला देखो, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट वही है,
सॉलिड से सॉलिड तक, तो ये फॉर्मूला, ठीक है ना, जो हमने थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड लॉ में यूज किया था। यहाँ पे सॉलिड से सॉलिड ही है, एंट्रोपी एट टेम्परेचर टी, स्टेट चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, फिर क्या है, मान लो कहां चला जाए, ये लिक्विड से ये जाएगा टेम्परेचर टीबी तक, जब वो बॉयल नहीं हो जाता। यहाँ पे आके ये लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। तो पहले तो टीएम से लेके टीबी तक का चेंज, तो एंट्रोपी चेंज यहाँ कितना आएगा, टीएम से लेके टीबी तक इंटीग्रेशन किया हमने किसका, सीपी अपॉन टी और इनटू में dt, यहां से लेके यहां तक। फिर इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो यहां पर एंट्रोपी चेंज कितना आएगा, ये आएगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, कितनी हीट देंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, कौन सा है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये किस में आ गया, गैस में, टेम्परेचर कितना हो चुका उसका, टीबी। अब मान लीजिए इस गैस को मैं ले जाता हूं फाइनल टेम्परेचर टी पे, है गैस ही, फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहां से लेके यहां तक जब ये जाएगा तो डेल्टा एस किसके बराबर आएगा, डेल्टा एस मेरा आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम टीबी से लेके टी तक लेके गया, सीपी डिवाइडेड बाय टी इंटू डी टी, ठीक है। देखिए ये मेरी एंट्रोपी, ये मेरा टेम्परेचर टी, 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पे एंट्रोपी कितनी, 0। ये मान लेते हैं एक टेम्परेचर मेरा आया, सबसे पहले टीएम आएगा, फिर यहाँ पे कहीं टीबी आएगा और यहाँ पे कहीं टी टेम्परेचर आएगा, जिसके ऊपर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। यहां से लेके और यहां तक जो मेरा चेंज इन एंट्रोपी आएगा वो बेटा ऐसे आएगा, स्लोली 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 बढ़ेगा, कैसे, कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा S1, ये मेरा डेल्टा S1 है, ठीक है। फिर क्या होगा, टीएम पे अचानक से वो सॉलिड से लिक्विड में, तो चेंज इन एंट्रोपी बहुत ज्यादा होगा, चेंज ड्रास्टिक, ये देखिए ऐसे बढ़ेगा, टक से ऊपर की तरफ जाएगा, ये चेंज इन एंट्रोपी वेरी हाई। ये देखो ग्राफ की नेचर क्या है, ऐसे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज हुआ है इसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा S2, तो भाई डेल्टा S2 मेरा ये हो गया, फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है ना। टेम्परेचर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस इक्विलिब्रियम, हम हीट को देते जा रहे हैं उसको, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये लो और लो और लो, सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाओ, हो गया भाई, यहाँ पे आते आते कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद टेम्परेचर टीएम से लेके और टेम्परेचर यहां तक, मतलब ये ऐसे जाएगी, फिर अगेन कौन सा ग्राफ, ये वाला ग्राफ, है ना। एक्चुअल में ये पूरा लीनियर भी नहीं होता है, हल्का सा ऐसे कर्वी नेचर का होता है, क्योंकि यहाँ पे सीपी अपॉन टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे जाता है, लेकिन थोड़ा सा ले लेते हैं इसको, वेरी नियर टू लीनियर है ये, ठीक है ना, ऐसे है, ओके। फिर क्या होगा, टीबी पे पहुंचने के बाद यहाँ पे अचानक से फेज ट्रांसफॉर्म होता है। अच्छा पहले इसको लिख दो डेल्टा S3, टेम्परेचर टीएम से टीबी तक पहुंचा, ये वाला डेल्टा S3, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। फिर भाई अचानक से यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो इसमें आ गया आपका डेल्टा S4, यानी कि ये वाला डेल्टा S4 लिख देते हैं, ठीक है। और फाइनल क्या होगा, इस टेम्परेचर टीबी से फिर अगेन टेम्परेचर यहां तक, ये वाला टेम्परेचर, ठीक है ना, ये वाला टेम्परेचर आपका टी है, ये फाइनल टेम्परेचर टी है इस पॉइंट तक, यानी कि पॉइंट इस O से लेके पॉइंट OABCDE, ये पॉइंट E तक पहुंच गए हम। तो 5 देखो, एक चेंज, 1 2 3 4 5 एंट्रोपी चेंज हुए, तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, दिस विल बी आवर टोटल चेंज। इस तरीके से हम टोटल एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। चलिए अगर ये यहां तक हो गया है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, टोटल एंट्रोपी चेंज डेल्टा S इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस डेल्टा S4 प्लस डेल्टा S5, ओके। और डेल्टा S किसके बराबर है, ST माइनस S0, है ना, ST माइनस S0 है ना।
और ये इसके बराबर है, जो भी मैं यहाँ पे ये सारी वैल्यू पुट ऑन कर दूंगा, जितनी भी वहां पे मैंने लिखी यहाँ पे सब लिख देंगे। एस जीरो क्या है, एंट्रोपी एट 0 केल्विन 0, तो क्या बच जाएगा एस, यानी कि एंट्रोपी एट दिस टेम्परेचर इज इक्वल टू ये 0 से Tm Cp बाई टी dt प्लस में ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर Tm प्लस ये Tm से लेके Tb तक पहुंचा है ना, Cp डिवाइडेड बाय टी dt प्लस डेल्टा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दी एट टेम्परेचर इसके ऊपर, प्लस थर्ड इंटीग्रेशन Tb से लेके टेम्परेचर T तक गया, Cp डिवाइडेड बाय T इंटू dt। ओके, ये आ गया आपका। तो देखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को यूज करके अब मैं किसी भी टेम्परेचर पे जो है ना, मैं टेम्परेचर T पे गया, ये टेम्परेचर यही है फाइनल टेम्परेचर, मैं एब्सोल्यूट एंट्रोपी फाइंड आउट करने में सक्षम हो गया। ठीक है, यूनिट क्या होगी एंट्रोपी की, देखो ऊपर हीट नीचे टेम्परेचर, जूल पर केल्विन। ठीक है, और अगर 1 मोल के लिए निकालते हैं तो जूल पर केल्विन पर मोल भी हो जाएगी फॉर 1 मोल, क्योंकि अगर ज्यादा क्वांटिटी होगी तो एंट्रोपी फिर बढ़ जाएगी, तो हमेशा इसको 1 मोल के लिए निकालते हैं, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी जूल पर केल्विन पर मोल, एंट्रोपी की यूनिट क्या होगी जूल पर केल्विन पर मोल। हाँ, इसमें हमने 1 मोल को कंसीडर किया है, क्योंकि ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट which is required by the system for conversion of 1 mole of solid into liquid। तो 1 मोल हम ऑलरेडी मान के चल रहे हैं, तो यूनिट इसकी होगी जूल पर केल्विन पर मोल। नाउ यू कैन नोट इट डाउन। काफी अच्छा है थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ, है ना, जितना आसान लगता है कि भाई इतना सा होगा, ऐसा नहीं है। ये ग्राफ कई बार आ जाता है, ठीक है, ये वैल्यूज में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, कि कहां पे कौन सी ले, लीनियर ग्राफ वर्टिकल ग्राफ। वर्टिकल में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा भाई, मेल्टिंग पॉइंट पे ही ये सब कुछ होता है कन्वर्जन, लेकिन यहां इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसीलिए ग्राफ ऐसे आया। और ड्रास्टिक चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड में पार्टिकल बिल्कुल अरेंज होते हैं, लिक्विड में तो इधर उधर होते हैं, दैट्स व्हाई ये वर्टिकल ग्राफ आया। ठीक है, नोट इट डाउन। फिर इसके बाद में एक छोटा सा ग्राफ और करेंगे। हो गया, देखो ये जो इंटीग्रेशन वाला जो होता है ना, इसको समझो थोड़ा सा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, हम बेसिकली एडिशन ही करते हैं, लेकिन स्मॉल स्मॉल स्टेप में होता है ना। ये जो चीज है इंटीग्रेशन, Cp डिवाइडेड बाई T इंटू में डेल्टा T, इसका मतलब विद चेंज इन टेम्परेचर हम इस क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं, ये होता है आपका डेल्टा S, है ना। टेम्परेचर क्या कुछ भी हो सकता है, 0 से T भी हो सकता है ना, T1 से T2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, अगर मान लो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, अगर y एक्सिस पे मैं Cp अपॉन T ले लूं और x एक्सिस पे T ले लूं, यानी कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो जो मेरा ग्राफ आएगा वो ग्राफ कुछ ऐसे आता है। मान लो ये ग्राफ आया, है ना, Cp बाई T और T का ये ग्राफ आया, तो ये इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन है और उसका इंटीग्रेशन, तो एरिया अंडर द ग्राफ, दिस ग्राफ, कौन सा ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ओ मान लो इसको O लिख देते हैं, ये A और ये B पॉइंट, ठीक है, यहां तक ग्राफ है मेरा OAB, दिस विल बी इक्वल टू दिस एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ, ओके, OAB, कौन सा ग्राफ, OAB, और ये ग्राफ किस किस के बीच में है, Cp बाई T और इंटू में T, ओके। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक और, तो डेल्टा S की वैल्यू मैं ऐसे भी फाइंड आउट कर सकता हूँ एक इंटीग्रेशन की, इसमें जो एक इंटीग्रेशन है वो, या तो इसको मैं सोल्व कर लूं और या मैं इसको ग्राफ वाइज निकाल लूं, बाकी ये तो आसानी से आ ही जाएगा। देखो ये वैल्यू हमारे पास होती है, ये होती है, इसको मैं या तो इंटीग्रेशन कर लूं इसका, है ना, इन सब का इंटीग्रेशन करता हुआ चलूं,
या फिर मैं इसका ग्राफ खींच के इसकी वैल्यू निकालूं। इन तीन की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं और इनकी तो इजीली आ ही जाएगी। ठीक है।